गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो हम चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट करते हैं और हमारा टॉपिक बचा हुआ है वाटर फॉर ऑल एंड कोल एंड पेट्रोलियम। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सोर्स है बेटा। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है बेटा। क्योंकि हर एक, जैसे हम हैं तो हमारे अंदर हर एक सेल के अंदर भी क्या है, पानी प्रेजेंट है। और जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है सब किसके अंदर होता है? पानी के अंदर। सो वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि जितनी भी ज़मीन पर, धरती पर पाए जाने वाली लाइफ है उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमने 9th क्लास में चैप्टर में पढ़ी थी वाटर साइकिल में। एंड हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन पोल्यूट वाटर बॉडीज़, ये भी हमने पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन बींग्स पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। सो ह्यूमन इंटरवेंशन ऑल्सो चेंजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब लोगों के टांग अड़ाने की वजह से पानी के भी रिसोर्सेज चेंज हो गए हैं बहुत से रीजन्स में। सो अगर रेनफॉल पैटर्न को जज करके हम बताएं कि कहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है इंडिया में, सो ये पैटर्न ठीक नहीं होगा बेटा। क्योंकि रेन तो इंडिया में सिर्फ मानसून के टाइम पे आता है, तो इट मीन्स जब रेनफॉल होगा तभी कुछ टाइम पे पानी होगा। तो डिस्पाइट नेचर्स मानसून बाउंटी, फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड हैज़ रिजल्टेड लार्जली, कि भाई हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ख़त्म हो चुका है। किसकी वजह से? क्योंकि वेजिटेशन कवर, फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, हाई डिमांडिंग क्रॉप्स के कारण, पोल्यूशन होता है पानी का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और अर्बन वेस्ट की वजह से, और जो इरिगेशन मेथड है लाइक हमने डैम बना दिए, टैंक बना दिए, ये इंडिया में पुराने समय से ही चलती आ रही है। बेसिकली बेटा जर्नली लोकल इंटरवेंशंस को लोकल पीपल ही मैनेज करते थे। मतलब जो लोकल लोगों को प्रॉब्लम आती थी ना, उनको वो अपनी एग्रीकल्चर की नीड्स को पूरा करने के लिए साथ साथ अच्छे से मैनेज कर लेते थे और वो अपने लिए अच्छे से स्टोरेज भी करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उन्होंने सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। सबसे बड़े वो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट लेके आए, लाइक लार्ज डैम हो गया और ये कैनाल सिस्टम, और उसी को हमारी आज इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने भी, हमारी हम आज़ाद भारत की सरकार ने भी उसी को अपना रखा है। लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत से लोकल इरिगेशन मेथड जो लोकल लोग यूज़ करते थे उसको इग्नोर करते हैं बेटा, जिसकी वजह से बहुत सारा कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है ओवर लोकल वाटर सोर्सेज बाय द लोकल पीपल। मीन्स जो लोकल बंदे हैं वही अपने वाटर के सोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है कुल्हड़स इन हिमाचल प्रदेश। कुल्हड़स में क्या है, कुल्हड़ क्या होते हैं बेटा, ये जो हिली एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं बेटा हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे ये इरिगेशन सिस्टम ईजाद हुआ है, दैट इज़ कुल्हड़। नियर बाय 400 साल पहले यहाँ पे जो वाटर फ्लो करता है स्ट्रीम्स में, उसको मतलब मैन मेड चैनल्स, इंसानों के द्वारा बनाए गए चैनल्स होते हैं जो पहाड़ी इलाके पे जो ऊंचे वाले गांव हैं वो नीचे वाले इलाकों तक पानी पहुंचाते हैं। और ये अच्छे से मैनेज किया जाता था लोकल पीपल्स के द्वारा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस पर अपना इंटरवेंशन किया, मतलब अपनी इसमें कि भाई इसको अब लोकल पीपल्स नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको संभालेगा। जब से ऐसा हुआ है ये कुल्हड़स की वर्किंग सब खराब हो चुका, अब ये प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ही डैम क्या है बेटा, आप लोग अच्छा सोचते होंगे कि भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, लेकिन जो डैम्स की वजह से जो इफ़ेक्टेड पीपल हैं वो कौन कौन होते हैं? वो पीपल होते हैं बेटा, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जिनकी ज़मीन पे, वो पीजेंट, जो ट्राइबल पीपल जिनकी जगह पे डैम्स बनाए जाते हैं, उनको ना ही तो प्रॉपर कंपनसेशन मिलता है और ना ही उनको दोबारा से रहने के लिए जगह दी जाती है, दैट इज़ रिहेबिलिटेशन, मतलब दोबारा से उनका बसेरा नहीं होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे स्वेल अप ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, कि जब कोई डैम वगैरह बनता है तो उसमें बहुत सारा पब्लिक का पैसा लग रहा है, जिसमें पब्लिक को इतना जनरल कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो सब गवर्नमेंटल इश्यूज होते हैं। देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे डैम बनेगा वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, डिफोरेस्ट्रेशन होगा और उस जगह की बायोडाइवर्सिटी का क्या हो जाता है? लॉस। इसीलिए बहुत से पीपल इसके खिलाफ होते हैं और जैसे इसलिए
ही जैसे सरदार सरोवर जो डैम बना है नर्मदा रिवर पे, उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला हुआ था। ठीक है, ऐसे ही तवा डैम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा कि 1970 में जो तवा डैम बना था, आज तक उन लोगों को जो प्रॉमिस किए गए थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं। देन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट, कि जो पानी बारिश का आता है उसको हार्वेस्ट करने का जो कंसेप्ट है बेटा, वो कभी से ही चला आ रहा है। हम पानी को अपने एक प्राइमरी रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं, उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जो लोकल पीपल्स होते हैं, देखो देखो ये लाइन लिखी हुई है, दीज कम्युनिटीज हैव यूज्ड 100 ऑफ इंडिजिनस वाटर सेविंग मेथड टू कैप्चर एवरी ट्रिकल ऑफ वाटर। हर एक पानी की बूंद को बचाने के लिए लोकल पीपल उसको स्टोरेज करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे लेक्स बनाएं या छोटा सिंपल वाटर शेड सिस्टम का लगाए, वाटर शेड सिस्टम लगाएं, या स्मॉल अर्दन डैम्स लगाएं। अर्दन डैम्स जो मिट्टी के नीचे बने हुए पुल्स, मिट्टी के जो पुल्स होते हैं, बांध होते हैं, उनका यूज़ किया जाए। तो वाटर हार्वेस्टिंग बेटा इंडिया में बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नाम यूज़ किए जाते हैं। लाइक खडीन टैंक बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं राजस्थान में, बांद्रा और ताल बोलते हैं महाराष्ट्र में। यू विल रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ की क्या क्या डिफरेंट नेम यूज़ किए गए हैं। देन जो लार्जली लेवल ट्रेन है बेटा, लार्जली लेवल ट्रेन टेरेन वो एरिया होते हैं जहाँ पे ऐसे मतलब कुछ एरिया ऊपर की तरफ हैं जहाँ पे पानी मतलब बारिश आती है तो इधर से पानी ढलान की तरफ नीचे की तरफ आता है। तो इस पानी को हर तरीके से हम अच्छे से यूज़ करें। यहाँ पे जो सोयल प्रेजेंट है और वाटर है, दोनों रिसोर्सेज को ही अच्छे से यूज़ किया जाए। तो देखो दिस इज़ द कैचमेंट एरिया, यहाँ पे पानी के सीपेज को इंक्रीज़ किया जाता है बेटा। पानी का मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, तो एक तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे खडीन बना दिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे फसल लगाई हुई है उसमें इस पानी को भेज देते हैं। तो एक यहाँ से सीपेज होती रहेगी और इवेपोरेशन भी कम होएगा एज़ कम्पेयर टू कि हम किसी खाली ओपन टैंक में लगा दें, क्योंकि यहाँ से तो प्लांट डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ये क्रॉप्ड एरिया है। और आगे बेटा बंद लगा रखा है, खडीन बंद, मतलब ये पानी आगे नहीं जा पाएगा इस फसल से, क्योंकि आगे कैसा एरिया है, सलाइन एरिया, मीन्स यहाँ पे सोल्टी मिट्टी है बेटा, यहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर ये पानी सीधा यहाँ पे आएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो इससे इसको बचाने के लिए यहीं पे सीपेज मैक्सिमम होती है, सीपेज मीन्स रिसाव। तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा और जब हम आगे कहीं पे कुआं वगैरह खोदते हैं तो इजीली वहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा। दिस इज़ द वाटर शेड सिस्टम या ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या खदीन सिस्टम बोला जाता है बेटा इसको। देन बात करते हैं नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स कोल और पेट्रोलियम। हमें पता है बेटा कोल और पेट्रोलियम क्या है, दे आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो एक टाइम के बाद ख़त्म होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि नेक्स्ट 40 ईयर्स के आसपास तो पेट्रोल विल डिस्ट्रॉय और अगले 200 साल में कोल ख़त्म हो जाएगा। और ये बन कैसे नहीं, इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं बेटा, बायोमास को डिग्रेड होने में, मतलब प्लांट और एनिमल जब करोड़ों सालों तक अर्थ के नीचे दब जाते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, और उस प्रेशर लगता है, एनरोबिक कंडीशंस होती हैं, तो कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हो रही है। और इनके एक्सेसिव बर्निंग की वजह से क्या क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस आती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। आज के टाइम पे इसका क्या बोलते हैं, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज सो कॉल्ड और फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम बहुत हाईली रेट पे बर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी कोई भी कोल पेट्रोलियम जलता है तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, और ये पानी में जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड। तो एसिड रेन होगी, वो भी हमें हार्म कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में तो उससे हमारी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना होगा, जुडिशियसली, बड़ी सोच समझ के, मतलब हमारे कुछ यूज़ करने का मेथड मीन्स देखो एनसीईआरटी आप कितनी अच्छी बात बोल रही है कि कुछ हमारी सिंपल चॉइसेस बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं बेटा। लाइक अगर आप एक बस लो या अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाओ, आप एक बल्ब का यूज़ कर रहे हो, एक 60-60 वोल्ट का बल्ब जला रहे हो अपने घर में, या एक 5 वोल्ट की या 11 वोल्ट की आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब लगा रखी है। आप लिफ्ट ले रहे हो या आप सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हो, लिफ्ट लेने में तो एनर्जी यूज़ हुई ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हुई, और स्टेयर्स का यूज़ करोगे तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा और आप इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव कर रहे हो।
आप एक्स्ट्रा स्वेटर पहनोगे ठंड से बचने के लिए या हीटर लगाओगे। सो ऐसे ही हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें अपने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा बेटा, ना कि हम कोल और पेट्रोलियम के ही पीछे पड़े रहें। ओवरव्यू क्या है बेटा, वही नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, कि हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट मीन्स कि भाई अभी पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि बिल्कुल वाइजली यूज़ करो, वेस्ट नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करते रहेंगे, अपने माइंड में लेके आएंगे और सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेंगे कि मतलब स्टेक होल्डर्स किस किस का हिस्सा है इन रिसोर्सेज पे। सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट पीपल विल एक्ट विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एज देयर प्रायोरिटी। लोग हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलाइजेशन क्या है बेटा कि ये जो सेल्फिश हमारे गोल है ना, और इससे हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। It will lead to a misery of a large number of people and a total destruction of our environment is slowly growing। कि हम धीरे धीरे करके अपने पूरे एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं। गोइंग बियॉन्ड लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, कि रूल और रेगुलेशंस का वेट मत करो। वी नीड टू टेलर अवर रिक्वायरमेंट, हमें अपनी ज़रूरतों को स्टिच करना होगा, उन पे काबू करना होगा इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, सो दैट बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट रीच एवरीवन नाउ एंड फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। कि बेनिफिट है वो हमें भी मिल सके और हमारी जनरेशन्स को भी मिल सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा नेचुरल रिसोर्सेज। टुमारो मैं आपको इसके एक्सरसाइज के और एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, और उसके बाद हम हेरिडिटी वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इन 1 क्लास। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।